सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका संसदीय कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। हमने आपका संसद का गठन पढ़ लिया कि आपके संसद का गठन कैसे होता है। संसद यानी आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना होता है। यानी जो आपका संसद होता है वह क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना होता है। फिर हमने जाना था कि आपके लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, उनके चुनाव प्रणाली को जाना था। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा संसद होता है यानी जो आपका पार्लियामेंट होता है वह हमारे देश के लिए नियम, कानून तथा अधिनियम बनाने का काम करता है। तो संसदीय कार्यवाही में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका संसदीय कार्यवाही में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो देश में नियम कानून बनते हैं संसद में वो कैसे कैसे बनता है। हमने तो जान लिया कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाने का काम करता है। अब हम संसदीय कार्यवाही में बस यही जानेंगे कि यह नियम कानून कैसे बनता है। तो संसदीय कार्यवाही में हम लोग जानेंगे कि आपका प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, लंच होता है फिर आपके संसद में, फिर आपका प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव में जैसे आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो ये सारे प्रस्ताव क्या होते हैं और कब लाया जाता है ये सारे भी जानेंगे चीजें। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आपके यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में ज्यादा आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपके जो संसदीय कार्यवाही है थोड़ा सा लेक्चर क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए क्योंकि पूरा इसमें अच्छे से हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने संसदीय कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। और आपको हमने पढ़ाने का तरीका तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से खुद नोट्स बनाते हैं और चीजों को याद करते हैं, जिससे हमें चीजें याद करने में क्या होंगी, आसानी होंगी, आसानी होंगी, आसानी होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने संसदीय कार्यवाही को। देखिए, थोड़ा सा कुछ कुछ लिखेंगे, फिर अपने प्रश्नकाल और शून्यकाल कब से कब तक होता है उसे भी जानेंगे। तो यहाँ पे लिखिए आपका संसदीय कार्यवाही। संसदीय तो देखिए, अब हम लोग अपने संसदीय कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। संसदीय कार्यवाही, ठीक है। संसदीय कार्यवाही, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो यह कब से कब तक आपका चलता है, संसदीय जो कार्यवाही है ये कब से कब तक चलता है उसके बारे में लिखेंगे। पहले टाइम को जान लेते हैं। तो यह आपका 11 बजे से लेके, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो आपका संसदीय कार्यवाही है वह कैसे होना चाहिए। तो आपके आर्टिकल 118 में लिखा गया है कि जो हमारी संसदीय कार्यवाही होती है यानी संसद में हमारी जितनी भी प्रक्रिया होती है वह आपके संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। और हमारे लिए देश में जो नियम कानून बनाने का काम करेगा वह कौन करेगा, संसद करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आपकी जो संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया, प्रक्रिया संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए। यानी हमारे जो भी देश में नियम कानून बनेगा वह कैसे बनेगा, तो हमारे जो भी हमारी प्रावधान हमारे संविधान में लिखे गए हैं उसी प्रावधानों के अनुसार ही बनेगा। तो संसदीय प्रक्रिया संविधान के अनुरूप होनी चाहिए तथा देश के लिए विधि संसद बनाती है, विधि संसद बनाती है, संसद बनाती है, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका संसदीय कार्यवाही होता है वह कितना बजे से कितना बजे तक चलता है। अब हम लोग इसके टाइम को देख लेते हैं। तो जो आपका कार्यवाही है यहाँ पे लिख लीजिए कार्यवाही, यह आपका कितने बजे से कितने बजे तक चलता है। तो जो आपके संसद की कार्यवाही होती है वह आपके 11 बजे से लेके आपके 6 बजे शाम तक चलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 11 बजे से लेके 11 बजे से हमारा 6 बजे तक क्या होता है आपका संसदीय कार्यवाही चलता है। तो ये हमने जो आपको टाइम बताया है कि हमारी जो संसदीय कार्यवाही होती है वह आपके 11 बजे से लेके 6 बजे तक होता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये जो टाइम है 11 से लेके 6 बजे तक, क्या ये संसद के काम करने का जो फिक्स टाइम है। तो ये आपका, ये हमने क्या बताया है, आपका एक साधारण टाइम बताया है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो बहस होता है कभी कभी बहुत लंबा खिंच जाता है। तो कभी कभी जो आपका संसद का कार्यवाही होता है वह आपके रात 11 बजे तक भी चलता रहता है। तो इसलिए हमने ये क्या बताया है, आपको एक साधारण टाइम बताया है कि आपके संसद की जो कार्यवाही का समय होता है वह आपके 11 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। तो अब हम लोग ये जो आपको 11 बजे से 6 बजे तक आपके संसद की जो कार्यवाही होती है इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं कि 11 से 12 तक आपका क्या चलता है, प्रश्नकाल चलता है। तो वहां पे अब हम लोग उसको लिख लेते हैं कि ये जो आपकी संसदीय कार्यवाही होती है इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। तो आपका जो 4 भागों में बांटते हैं उसे देख लेते हैं कौन कौन से हमें भागों को पढ़ना है। तो हम लोग 11 बजे से लेके, यानी 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अपने प्रश्न काल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपने प्रश्न काल के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्न काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न काल में क्या होता है कि इसमें जो सदस्य होते हैं वह आपके मंत्री से क्वेश्चन करते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं, और जो आपके मंत्री होते हैं उनके सवालों का क्या करते हैं, जवाब देते हैं। और प्रश्न काल में कितने तरह के, और प्रश्न काल में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी जानेंगे। फिर आपका 12 बजे से लेके 1 बजे तक क्या होता है, तो आपका शून्य काल होता है। यहाँ पे लिख लीजिए आपका 12 बजे से आपका 1 बजे तक क्या होता है, आपका शून्य काल होता है। यहाँ पे लिख लीजिए आपका, इसको शून्य काल कहते हैं, इसको शून्य काल कहते हैं। फिर 1 बजे से 2 बजे तक आपके संसद में क्या होता है, तो आपके संसद में लंच का टाइम आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 बजे से लेके 1 बजे से आपका 2 बजे तक क्या होता है, तो आपके संसद में लंच होता है। अब लंच के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं ना पढ़ेंगे कि लंच में क्या होता है। लंच में बेसिकली क्या करेंगे, वो लोग खाना खाएंगे। फिर हमारा 1 बजे 2 बजे से लेके 6 बजे तक क्या होता है, आपके संसद में प्रस्ताव लाए जाते हैं, यानी संसदीय प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होते हैं, निंदा प्रस्ताव क्या होते हैं, कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं। और ये सारे प्रस्ताव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपका 2 बजे से 6 बजे तक क्या चलेगा, 2 बजे से आपका 6 बजे तक क्या चलेगा, तो संसदीय प्रस्ताव चलेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए संसदीय प्रस्ताव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे संसद की कार्यवाही, यानी इतना हमें क्या करना है, अपने 11 से लेकर 6 बजे तक हमने जो हमारे समय होते हैं, समय को हमने 4 भागों में बांट दिया कि हम लोग 11 से 12 बजे तक क्या पढ़ेंगे, प्रश्न काल पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे सदस्य होते हैं मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है, और आपके अल्प सूचित प्रश्न होते हैं। फिर हमने कहा कि आपका 12 बजे से लेके आपका 1 बजे तक क्या होता है, तो शून्य काल होता है, इसे 0 आवर कहते हैं। इसमें क्या होता है उसे भी जानेंगे। फिर हमने कहा कि आपके 1 बजे से लेके, यानी आपके 1 बजे से लेके आपके 2 बजे तक क्या होता है, आपके 1 बजे से लेके आपके 2 बजे तक क्या होता है, तो लंच का टाइम होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब लंच के बारे में तो हम लोग नहीं ना पढ़ेंगे कि लंच में क्या क्या हमारे जो सांसद होते हैं वो खाना खाते नहीं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके 2 बजे से लेके 6 बजे तक क्या होता है, आपका संसदीय प्रस्ताव होता है, यानी इसमें हम लोग प्रस्तावों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, आपके प्रश्न काल को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न काल क्या होता है
और इसमें कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसा मिलता है, मौखिक मिलता है या लिखित रूप में मिलता है, उसे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। अब प्रश्न काल को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं और सभी लोग हमारे साथ में, यानी मेरे साथ में जब मैं लिखती हूँ तो आपको भी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हुए चलना है और चीज़ों को याद करते हुए चलना है, क्योंकि जब हम बुक का पीडीएफ लाते हैं तो ये हमारा काम नहीं कि बस पढ़ा के आपको चले जाए। जब हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो आइए लिख लीजिए आप। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न काल। प्रश्न काल यहाँ पर लिख लीजिए, प्रश्न काल यानी क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर यह आपका कितना से कितना बजे तक चलता है, तो यहाँ पे टाइम लिख लीजिए आप लोग, 11 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे तक क्या चलता है, आपका प्रश्न काल चलता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न काल के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न काल में क्या क्या होता है। तो आपके संसद का पहला घंटा क्या होता है, आपका प्रश्न काल होता है। हमने क्या कहा कि जब आपके संसद का पहला घंटा क्या होता है, आपका प्रश्न काल होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आप संसद का पहला घंटा, संसद का पहला घंटा, संसद का पहला घंटा प्रश्न काल के लिए होता है। घंटा प्रश्न काल के लिए होता है, के लिए होता है। ठीक है, तो आपके संसद का जो पहला घंटा होता है वह किसके लिए होता है, प्रश्न काल के लिए होता है। इसमें सदस्य जो होते हैं वह क्या करते हैं, आपके मंत्री से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी बताएंगे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी बता रहे। ठीक है, पहले लिख लीजिए, इसमें सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं वह क्या करते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जानना होगा कि इसमें से सदस्य कौन होते हैं और आपके मंत्री कौन होते हैं। यानी सदस्य क्या करते हैं, आपके मंत्री से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने आर्टिकल 175 पढ़ा होगा। हम यहाँ पे आपको एक अलग से आर्टिकल बता रहे हैं, आप एक नोट्स में लिख लीजिएगा चाहिएगा तो आपके आर्टिकल 75 1A में क्या कहा गया है कि जो हमारा मंत्री परिषद होता है, यानी आपके आर्टिकल 74 में क्या बताया कि हमारे राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या बनाया जाता है, आपका एक मंत्री परिषद बनाया जाता है। जिस मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे पीएम होते हैं। यानी जो इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है, आपका एक मंत्री परिषद बनाया जाता है। जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, आपके विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हो गए। तो हमने क्या कहा, आपके आर्टिकल 75 1A में क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या पीएम सहित, यानी मंत्री परिषद में हमने क्या कहा, मंत्रियों की जो कुल संख्या होनी चाहिए वह पीएम सहित लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्यों से कितना होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो यहाँ पे आपके मंत्री होंगे वह कितना होंगे, केवल 15% ही क्या होंगे, आपके मंत्री होंगे। आपके 15% केवल क्या होंगे, आपके मंत्री होंगे। और जो आपके 85% होते हैं यह क्या होते हैं, हमारे सदन में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपके प्रश्न काल में क्या होता है, जो हमारे सदस्य होते हैं वह मंत्री से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो अब आपके 85% जो हमारे सदस्य हो गए, यानी जो हमारे मेंबर हो गए, वह क्या होंगे, हमारे इस 15% मंत्री से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मंत्री में कौन हो गए, जैसे मान लीजिए आपके स्वास्थ्य मंत्री आ गए, आपके स्वास्थ्य मंत्री आ गए। तो ये जो स्वास्थ्य मंत्री आ गए, तो अब जो हमारे सदस्य होते हैं आपके प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके देश में क्या आया था,
एक कोरोना महामारी आया था, तो जो हमारे सदस्य हैं वह स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे कि कोरोना के समय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आप चर्चा कीजिए, कुछ उसके बारे में बताइए कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए क्या-क्या काम किए थे। तो ये सदस्य क्या करते हैं, इस मंत्री से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और ये जो मंत्री होते हैं सदस्य के सवालों का क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो वही क्या होता है, आपका प्रश्न काल होता है। और आपके 15% ही केवल क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, और जो आपके 85% होते हैं वह क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और यही सदस्य क्या करते हैं, इस 15% मंत्री से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न काल आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या कहा कि संसद का पहला घंटा प्रश्न काल के लिए होता है। फिर हमने कहा कि इसमें सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अब मंत्री से कैसा प्रश्न पूछेंगे हमने आपको बता दिया ना। अब सदस्य हैं भाई, मंत्री से ऐसा तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि आप अपनी स्कूल का बात बताइए, या आप क्या कीजिए कि आप एक ऐसा बात बता दीजिए जो आपने कभी जीवन में किसी को नहीं बताया है, ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन हमारे जनहित के लिए होंगे, यानी जनता के महत्व से होंगे, वही क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके संसद में पूछे जाते हैं उस मंत्री से, यानी सदस्य द्वारा मंत्री से पूछे जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यानी लोकसभा का सदन, यानी जो लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और कोई सदस्य उठा और स्वास्थ्य मंत्री से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं। तो जो आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वह क्या होता है, आप उस क्वेश्चन को 10 दिन पहले क्या देते हैं, महासचिव को देते हैं। वह 10 दिन पहले जो क्वेश्चन होता है महासचिव के पास जाता है। अब ये महासचिव कौन होते हैं, तो जो आपके महासचिव होते हैं यह आपके सीनियर क्या होते हैं, एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके अध्यक्ष के काम को हल्का करते हैं। तो 10 दिन पहले ये जो क्वेश्चन है वह पहले महासचिव के पास जाएगा, फिर महासचिव के बाद किसके पास जाएगा, अध्यक्ष के पास जाएगा। जब वो लोग क्वेश्चन को देख लेंगे तब उसकी अनुमति दी जाती है कि हाँ आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 दिन पूर्व महासचिव को 10 दिन पूर्व 10 दिन पूर्व महासचिव को, यानी 10 दिन पहले किसको क्वेश्चन पहले दिया जाएगा, महासचिव को दिया जाएगा। महासचिव हमने आपको बताया कौन होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एक सीनियर ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। आपने आर्टिकल 98 में पढ़ा, मतलब आर्टिकल 98 हम आपको पढ़ाएंगे कि आपके आर्टिकल 98 में क्या बनाया गया है, हमारे संसद के लिए सचिवालय बनाया गया है। इस सचिवालय के हमारे हेड कौन होते हैं, तो यह महासचिव होते हैं। तो 10 दिन पूर्व हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न महासचिव को देंगे, फिर आपके अध्यक्ष की अनुमति से पूछा जाएगा, अध्यक्ष की अनुमति से, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा हमने आपको पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। तो पहले 10 दिन पहले जो प्रश्न है जो आप मंत्री से पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पहले आप महासचिव को देंगे, फिर महासचिव किसको देंगे, आपके अध्यक्ष को देंगे। जब अध्यक्ष जी इस प्रश्नों को पूछने के लिए अनुमति दे देते हैं तब आप प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल जान लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार। तो आपके प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं उसे जान लेते हैं। तो आपके जो प्रश्नों का प्रकार होता है, 3 तरह के क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले उसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 3 तरह के प्रश्न कौन कौन होते हैं, तो आपका पहला प्रश्न कौन होता है, आपका पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न। यानी पहला प्रश्न क्या होता है, आपका तारांकित प्रश्न। पहले इन सब के बारे में लिख रहे हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तारांकित प्रश्न क्या होता है, फिर दूसरा होता है हमारा अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। फिर हमारा तीसरा क्या होता है, आपका अल्प सूचित प्रश्न होता है, अल्प सूचित प्रश्न, ठीक है, अल्प सूचित प्रश्न। तो 3 तरह के प्रश्नों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहला जो आपका प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसको समझना हम लोग
क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लिखेंगे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में हम लोग कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, आपका तारांकित प्रश्न हो गया। तो ये जो आपका तारांकित प्रश्न होते हैं वह कैसे कलर में आता है, तो यह आपका जो तारांकित प्रश्न होता है वह कैसे कलर में आता है, आपके हरा रंग में आता है। तो यहाँ पे हम लोग हरा रंग से लिख भी दे रहे हैं कि यह आपके हरा रंग में आता है, हरा रंग में आता है। और आपके तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलता है, तो आपके तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है वह मौखिक मिलता है। तो इसका जवाब यहाँ पे लिख लीजिए, इसका जवाब मौखिक मिलता है। अब इसका जवाब जब मौखिक मिलता है तो इसमें क्या हो सकते हैं, आपके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पूरक प्रश्न क्या होते हैं उसके बारे में अभी बता रहे, बस यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपके पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये पूरक प्रश्न कैसे क्या होता है, तो मान लीजिए हमने क्या कहा कि कोई सदस्य है जो कि क्या करते हैं, अपने मंत्री से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब कैसा मिलता है, मौखिक मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पर्यावरण मंत्री से क्या हो गए, संबंधित पर्यावरण, मान लीजिए आप यहाँ पे क्या हो गए, हमारे कोई पर्यावरण मंत्री हो गए, ये क्या हो गए, हमारे पर्यावरण मंत्री हो गए। तो जो हमारे सदस्य हैं वह सदस्य इनसे क्या पूछते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गए, ये सदस्य हो गए। तो सदस्य ने हमारे पर्यावरण मंत्री से क्या पूछा कि हमारे भारत में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए किसी स्कीम, मतलब किसी चलाए गए स्कीम या किसी उठाए गए कदमों का नाम बताइए जिससे हमारी जो सरकार है वह क्या करना चाहती हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहती हो। तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री है वह बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके ई व्हीकल पर काम कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ कुछ बातें बताते हैं कि हाँ हमने ये स्कीम चलाया है, हमने ये कदम उठाया है अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। लेकिन जो हमारे सदस्य हैं अभी भी इनके जवाबों से क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, इन अपने मतलब जो इन्होंने प्रश्न पूछा था। तो ये जो हमारे सदस्य हैं वह क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, नाम में ही लिखा है पूरक प्रश्न, तो अपने क्वेश्चन को पूरा करने के लिए यह क्या कर सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है जब इसका जवाब क्या मिलता है, मौखिक मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारा तारांकित प्रश्न होता है वह आपके हरा रंग में आता है और इसका जवाब मौखिक मिलता है और इसमें आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर ये जो आपका तारांकित प्रश्न होता है वह 10 दिन पूर्व क्या होता है, 10 दिन पूर्व नोटिस के पहले लाया जाता है। तो 10 दिन पूर्व नोटिस से पहले, यानी 10 दिन पूर्व नोटिस से पहले आपको ये क्वेश्चन लाया जाता है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आपका तारांकित प्रश्न होता है, यानी प्रश्नकाल तो बस 1 घंटे के लिए होता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब सारे मंत्री क्या करें, प्रश्न ही पूछते चलते जाए, प्रश्न बस पूछते जा रहे हैं, तो कैसे होगा। तो अब इसमें एक लिमिट बना दिया गया है कि जो आपके लोकसभा से मेंबर होंगे, तो आपके लोकसभा से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आपके लोकसभा से पूछे जा सकते हैं, तो 20 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी लोकसभा से कोई भी सदस्य प्रश्नकाल के दौरान आपसे मंत्री से कितना सवाल पूछ सकता है, तो केवल 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। और यही आपके राज्यसभा में संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में आपका 15 क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, अपने मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कितना मैक्सिमम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 20, और राज्यसभा में कितना मैक्सिमम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 15। तो ये हो गया हमारा तारांकित प्रश्न जो कि हरा रंग में आता है, इसका जवाब मौखिक मिलता है, इसमें आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और 10 दिन की पूर्व नोटिस से पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और लोकसभा से इसमें मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो सदस्य होते हैं, और आपके राज्यसभा से 15 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन। अब हम लोग कहाँ आते हैं, आपके अतारांकित प्रश्न पर आते हैं कि अतारांकित प्रश्न क्या होता है और उसका जवाब कैसे मिलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो ये जो आपका अतारांकित प्रश्न होता है, इसका जो यह अब कैसे कलर में आता है, तो यह सफेद रंग में आता है। तो सफेद कलर से लिख देते हैं, सफेद रंग में आता है। हालांकि आपको कलर याद रखना जरूरी नहीं है, बस हम आपको बता दे रहे हैं कि यह सफेद रंग में आता है, ठीक है। और ये जो आपका अतारांकित प्रश्न होता है, इसमें आपके जवाब कैसे दिए जाते हैं, तो इसमें जवाब लिखित रूप में दिया जाता है, यानी रिटन फॉर्म में दिया जाता है। यानी यह जो आपका अतारांकित प्रश्न है, इसका जवाब लिखित रूप में आता है। यानी जब इसका जवाब लिखित रूप में आता है, तो आप लोग खुद एक दिमाग लगाइए कि क्या इसमें हम लोग पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न क्यों पूछ रहे थे, जब हम लोग मौखिक किसी मंत्री से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब वह अपना उत्तर मौखिक दे रहा था, तब हम अपने क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हम लोग पूरक प्रश्न पूछते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो जो आपका जवाब है वह मंत्री साहब हमारे कैसे दे रहे हैं, तो आपके लिखित फॉर्म में दे रहे हैं, यानी रिटन फॉर्म में दे रहे हैं। मान लीजिए आपने आज कोई क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा, मान लीजिए कि आपने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई क्वेश्चन पूछा कि हमारे भारत में जो कैंसर है इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपने कैंसर को लेके कौन कौन से ऐसे स्कीम चलाए हैं कि कैंसर के जो हमारी डीएनए कोशिकाएं होती है उनको कैसे पहचाना जा सकता है। तो उसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा। जो अब हमारे मंत्री साहब है उसका क्या करते हैं कि हम जो उसका जवाब है वह क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में लिखते हैं कि हाँ हमने कैंसर को यानी कोशिकाओं को पहचानने के लिए हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया है, हमने बायो बैंक बनाया है जिसमें बहुत सारे सैंपल्स लेके हम लोग उसमें रख सकते हैं लोगों के सैंपल्स। तो उसमें अब वह उन्होंने क्या कर दिया, ये रिटन फॉर्म में लिख के उसको दे दिया। तो जब यह उत्तर मौखिक फॉर्म में मतलब कि ओरल फॉर्म में देते, तभी तो वो जो सदस्य था अपने क्वेश्चन की पूर्ति के लिए पूरा क्वेश्चन पूछ सकता था। लेकिन उसका आंसर कैसे मिल गया, रिटन फॉर्म में मिल गया, तो अब वह क्या होगा, वह तो क्वेश्चन पूरक पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब आप लोग चीजों को क्या करते हो, रटने लगते हो कि जो हमारा अतारांकित प्रश्न होता है उसका जवाब लिखित रूप में मिलता है, इसमें हम लोग तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकते। भाई कैसे तारांकित प्रश्न पूछोगे, जब तुम्हारा जो आंसर है वो रिटन फॉर्म में आ रहा है, तो कैसे पूछ सकते हो। जब ओरल फॉर्म में तुम्हारे मंत्री जी तुमको आंसर देते, तब तो तुम वहां पर खड़े होकर अपने क्वेश्चन को पूरा करने के लिए तुम पूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब आपके लोकसभा में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अतारांकित, और आपके राज्यसभा में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका लोकसभा है, लोकसभा में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका 230 यानी 230 मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हम लोग पूछ सकते हैं तारांकित अतारांकित प्रश्न। और आपके यही राज्यसभा में संख्या कितना हो जाता है, तो 160 क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम हो गया। 160 मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, अतारांकित अपने मंत्री से पूछ सकते हैं। तो लोकसभा में कितना पूछेंगे, 230 क्वेश्चन आप मैक्सिमम पूछ सकते हो, और राज्यसभा में कितना पूछ सकते हो, तो आप 160 मैक्सिमम क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसका जो उत्तर है वह कैसा आएगा, रिटन फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया हमारा अतारांकित प्रश्न। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अपने अल्प सूचित प्रश्न पर आते हैं। आपका अल्प सूचित प्रश्न क्या होता है, अल्प सूचित प्रश्न, अल्प सूचित प्रश्न। तो आप सभी ने देखा कि जो हमारे सब सारे क्वेश्चन है हम उसको कैसे पूछ रहे हैं कि 10 दिन पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। 10 दिन पहले ही हम लोग नोटिस दे रहे हैं, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो आपका अल्प सूचित प्रश्न होता है, यह क्या होता है, 10 दिन से कम की पूर्व नोटिस पर पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 दिन से कम की पूर्व नोटिस पर, की पूर्व
नोटिस नोटिस पर सार्वजनिक मुद्दे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं। इसका जवाब कैसे मिलता है? तो इसका जो जवाब है, अल्प सूचित प्रश्नों का जो जवाब है वह कैसे मिलता है? तो आपके मौखिक रूप में मिलता है। यहाँ पे लिख लीजिए, इसका जवाब मौखिक रूप में मिलता है। मौखिक रूप में मिलता है। ठीक है, इसका जवाब कैसे मिलता है? तो आपके मौखिक रूप में मिलता है। तो इस तरह क्या हो जाते हैं, जो हमारे प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में हमने बताया कि आपके प्रश्न कैसे और कितने तरह के पूछे जाते हैं। तो हमने प्रश्नकाल को पूरा कर लिया। अब हम लोग कहाँ आएंगे? आपके शून्यकाल पर आएंगे। तो प्रश्नकाल में हमने कहा कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका तारांकित प्रश्न, जिसमें हमने कहा कि संसद का, ये तो हमने प्रश्नकाल के बारे में बताया। हमने कहा कि जो आपके तारांकित प्रश्न होते हैं, फिर से याद कर लीजिए, यह आपका सफेद रंग में आता है। इसका जवाब लिखित रूप में मिलता है। इसका जवाब, ये तो अतारांकित है, तारांकित कहाँ गया भाई? हाँ, तारांकित यहाँ पे देखिए। तो यह क्या होता है? आपके हरा रंग में आता है। इसका जवाब मौखिक मिलता है। इसमें आप पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। फिर हमने कहा कि 10 दिन पूर्व नोटिस से पहले आपको क्वेश्चन पूछना रहता है, मतलब नोटिस दे दिया जाता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि आपके लोकसभा में 20 मैक्सिमम क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फिर आपके राज्यसभा में 15 मैक्सिमम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हमने कहा आया, फिर हम लोग कहाँ आ जाते हैं? आपके अतारांकित प्रश्न पर आ जाते हैं। फिर कहाँ आ जाते हैं भाई? अतारांकित प्रश्न पर आ जाते हैं। तो जो आपका अतारांकित प्रश्न होता है, इसमें हमने कहा ये सफेद रंग में आता है। इसका जवाब लिखित रूप में मिलता है। जब जवाब लिखित रूप में यानी रिटन फॉर्म में मिलता है, तो आप उसमें जो पूरक क्वेश्चन होते हैं यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। और आपके लोकसभा में 230 मैक्सिमम आप प्रश्न पूछ सकते हैं और राज्यसभा में 160 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हमने आपको क्या कहा? अल्प सूचित प्रश्न क्या होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिसकी जो सूचना है 10 दिन कम से भी पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं। और ये इसका जो जवाब होता है वह क्या होता है? आपके मौखिक रूप में मिलता है, यानी मौखिक रूप में मिलता है। और यह सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर इसमें क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने शून्यकाल पर, कि आपका शून्यकाल क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, शून्यकाल। शून्य काल यानी 0 आवर। शून्य काल, 0 आवर। तो यह आपका शून्य काल क्या होता है? यह आपके कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? तो यह आपका 12 बजे से लेके 12 बजे से 12 बजे से आपका 1 बजे तक क्या चलता है? आपका शून्य काल चलता है। तो अब इस शून्य काल में क्या होता है? इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जो आपका शून्य काल क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? बिना पूर्व सूचना के, यानी हम लोग कोई सूचना नहीं देते हैं और क्या करते हैं? अपने मंत्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वह क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? तो लोक महत्व के मुद्दे इसमें क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, जो कि तात्कालिक लोक महत्व के मुद्दों से रिलेटेड है। जैसे आपके देश में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी कहीं उद्गार हो गया, कहीं पे सुनामी आ गया, कहीं पे आतंकवाद फैल गया है। तो वे क्या होते हैं? लोक महत्व से तत्कालिक मुद्दे होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बिना पूर्व सूचना के, बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के यहाँ पे क्या हो जाता है? बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के तत्कालिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। तत्कालिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। मुद्दों पर चर्चा
किया जाता है। ठीक है, तत्कालिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। तत्कालिक मुद्दा हमने आपको बता दिया, जैसे क्या हो सकता है, आपके देश में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, ये सब क्या हो गए, तत्कालिक मुद्दे हो गए, जो कि क्या है, हमारे लोक महत्व से क्या है, संबंधित है। तो लोक महत्व के तत्कालिक मुद्दे पर चर्चा किया जाता है बिना पूर्व सूचना के। और ये जो होता है, ये जो आपका शून्य काल है, यह आपका कब से प्रारंभ हुआ है, तो यह आपके 1962 से क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। 1962 से प्रारंभ, ठीक है, 1962 से प्रारंभ हुआ है। तो ये हो गया आपका शून्य काल। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अब हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने संसदीय कार्यवाही को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने बताया था कि जो आपकी संसदीय कार्यवाही होती है वह आपके 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है, जिसमें हमने 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हमने प्रश्नकाल को पढ़ लिया। फिर हमने 12 बजे से लेकर 1 बजे तक शून्य काल को पढ़ लिया। फिर आपके 1 बजे से 2 बजे तक क्या होता है, लंच होता है। तो अब आपको लंच में थोड़े ना पढ़ाना पड़ेगा कि हमारे ये जो सांसद होते हैं कैसे कैसे लंच करते, नहीं पढ़ना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके 2 बजे से लेके 6 बजे तक जो संसदीय प्रस्ताव होते हैं, यानी हमारे संसद में प्रस्ताव अब लाने का टाइम हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने संसदीय प्रस्ताव को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए संसदीय प्रस्ताव। संसदीय प्रस्ताव, तो संसदीय प्रस्ताव में सबसे जो पहला प्रस्ताव हम लोग पढ़ेंगे वह कौन पढ़ेंगे, आपका स्थगन प्रस्ताव पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रस्ताव क्या पढ़ेंगे, स्थगन प्रस्ताव पढ़ेंगे। और आपके स्थगन प्रस्ताव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। पहला लिखिए आप लोग, स्थगन स्थगन प्रस्ताव। अब ये स्थगन प्रस्ताव क्या क्या होता है, स्थगन यानी नाम में ही पता चल रहा है कि किसी चीज को रोक कर, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडजॉर्नमेंट मोशन। यहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिए, एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन। तो आपका स्थगन से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, रोक कर और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि चलते हुए कार्यों को रोक कर, चलते हुए कार्य को रोक कर, कार्य को रोक कर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा, अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा। यानी होता क्या है कि जब आप संसद की कार्यवाही को रोककर क्या करते हो, आप अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या करते हो, प्रश्न पूछना चाहते हो, तब आपको क्या लाना पड़ता है, आपको स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ता है। नाम से ही पता चल रहा है स्थगन, यानी किसी चीज को क्या करना, समाप्त कर देना। तो जो संसद की कार्यवाही चल रही थी उसे हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी चलते हुए कार्य को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना। अब ये जो आपका चर्चा है वह कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपके 2 घंटा होना चाहिए। तो ये जो चर्चा है 2 घंटा नहीं, 2.5 घंटा होता है, 2.5 आवर। ये मिनिमम हमने बताया कि किसी भी मुद्दे पर जो मिनिमम चर्चा होगी वह कितने होगी, आपके 2.5 घंटा होगा। ये जो आपका स्थगन प्रस्ताव होता है यह आपके अध्यक्ष की अनुमति से आता है। यानी यह किसकी अनुमति से आता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अध्यक्ष की अनुमति से। ये नहीं कि क्या होगा कि जो हमारे विपक्ष के जो हमारे नेता है वह सारे मिल जाते हैं और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें बात करते हैं कि आज तो हम लोग क्या करेंगे, जो संसद का कार्यवाही है उसे नहीं होने देंगे और बीच में उसे क्या करेंगे, रोक देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, आपके अध्यक्ष की अनुमति से ही क्या आता है, आपका स्थगन प्रस्ताव आता है और आपके 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 सदस्यों का अनुसमर्थन, यानी 50 सदस्य कहे कि हाँ भाई हमें क्या लाना है, स्थगन प्रस्ताव लाना है, किसी एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या करना है, चर्चा करना है, तभी आपका क्या हो सकता है, संसद में आपके स्थगन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव के बाद हम लोग दूसरा प्रस्ताव आप लोग कौन सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो दूसरा प्रस्ताव हो जाएगा आपका
यहाँ पे थोड़ा सा इसको, जो हमारा दूसरा प्रस्ताव है वह कौन हो जाएगा आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यहाँ पे लिख लीजिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नाम से ही क्या लग रहा है कि किसी मुद्दे पर हम क्या करना चाहते हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सरकार के। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपके देश में क्या हो रही है, कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है, कोई ऐसा हिंसा चल रहा है जिसे सरकार क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। तब हम लोग क्या करते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि आपके मणिपुर में लंबे समय से क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। तो इसमें बहुत से विपक्ष के जो नेता है वह उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं यानी जो हमारे मोदी जी हैं, वह क्या कर रहे हैं कि इस मणिपुर हिंसा को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वह इस मुद्दा पर कुछ भी बात ही नहीं बोल रहे हैं। तब हमारे मोदी जी आते हैं और मणिपुर हिंसा पर बोलते भी हैं तो किस नाम, बस मात्र 30 सेकंड के लिए बोलकर और फिर चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई आपके देश में हिंसा चल रही है और जब आपको ऐसा लगता है कि सरकार इसे इग्नोर कर रही है, तब हम लोग क्या लाते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए किसी तत्कालीन मुद्दे पर, किसी तत्कालीन मुद्दे पर, किसी तत्कालीन मुद्दे पर, तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर ले, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। तो आपको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समझ में आया कि कब आता है, कि जब किसी मुद्दे पर ऐसा लगता है मतलब सदस्यों को कि इस पर सरकार क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, तब हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका तत्कालीन मुद्दे पर। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, स्थगन प्रस्ताव को देख लिया, अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को देख लिया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर चलते हैं कि आपका धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। तीसरा आ जाएगा हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। तो यह आपका धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमारे क्या होते हैं, लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अभी आपके राष्ट्रपति का अभिभाषण, आपने आर्टिकल 86 पढ़ा होगा। आर्टिकल 86 में क्या है, हमारे राष्ट्रपति का अभिभाषण है। और आपके आर्टिकल 87 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कैसे होता है, तो जब क्या होता है, आपका लोकसभा नवनिर्वाचित क्या होता है, बनता है, यानी नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद, और आपके संसद के सत्र की पहली बैठक के बाद क्या होता है, यानी संसद सत्र के पहली बैठक के दिन क्या होते हैं, राष्ट्रपति सदन के सभी सदस्यों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो आपके 2 दिन क्या होते हैं, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। तो आर्टिकल 86 में हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, और आर्टिकल 87 में हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण हमने कहा 2 बार होता है, जब आपका नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होती है, और फिर हमने दूसरा क्या कहा कि जब हमारे संसद सत्र की पहली बैठक होती है, यानी मान लीजिए कोई बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसकी पहली बैठक है, तो उस दिन हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे, सदन के दोनों सदस्यों को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो वह उनका क्या कहा जाएगा, विशेष अभिभाषण कहा जाएगा। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमारे संसद में क्या लाए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं। कैसा प्रस्ताव लाए जाते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो लाया जाता है। अब राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बताते क्या है, तो यह सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं कि हाँ, हमारी सरकार ने ये किया है, इस क्षेत्र में ये किया है, डिफेंस में ये किया है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में ये किया है। तो सरकार की उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रपति हमारे बताते हैं, और उनके बताने के बाद क्या लाया जाता है, हमारे सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, अभिभाषण के बाद संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है।
धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अब धन्यवाद प्रस्ताव के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपका अविश्वास प्रस्ताव, फिर हम लोग विश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथा लिख लीजिए, आपका क्या आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। चौथे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, आपका अविश्वास प्रस्ताव। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस यानी क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तब क्या लाते हैं हम लोग, अविश्वास प्रस्ताव को लाते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, आपने आर्टिकल 75 में पढ़ा होगा कि जो हमारे मंत्री परिषद होते हैं वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि मंत्री परिषद को बने रहने के लिए क्या जरूरी है कि उसका जो बहुमत है वो बना रहे। यदि मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देती है तो जो हमारे लोकसभा यानी हमारे जो लोकसभा होती है वह आपका अविश्वास प्रस्ताव लेके लाके मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा सकती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है यह हमारे विपक्ष के नेता द्वारा लाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए कि यह विपक्ष के नेता द्वारा लाया जाता है, नेता द्वारा लाया जाता है, लाया जाता है। यह विपक्ष के नेता द्वारा लाया जाता है। और जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है, अभी तक हमारे देश में 28 बार आपका अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। यहाँ पे लिख लीजिए, अभी तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। और सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके सरकार में आया था, तो आपके इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या आया था, अविश्वास प्रस्ताव आया था। आपके दो ऐसे सरकार का नाम बताना है जो कि क्या हो चुके थे, अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर चुका था उनका सरकार। तो दो सरकार का अगर मैं आपसे नाम पूछ रही हूँ तो आपके पहले सरकार कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो आपके 1978 में क्या किया जाता है, हमारे मोरारजी देसाई के खिलाफ क्या लाया जाता है, आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मोरारजी देसाई। ठीक है, देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई क्या थे, बहुत ज्यादा चालाक थे। इन्होंने समझ लिया था कि हम अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिस कारण इन्होंने पहले ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर हमारे दूसरे वो कौन से व्यक्ति थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो आपके दूसरे जो कि हमारे देश के बहुत ही अच्छे जाने माने क्या थे, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। आपको बहुमत सिद्ध करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो 272 सदस्यों का क्या होना चाहिए, आपका समर्थन होना चाहिए। लेकिन जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनको क्या थे, केवल 271 व्यक्तियों का क्या मिल चुका था, समर्थन मिला था। एक व्यक्ति के कारण क्या हो गया था, इनका सरकार गिर गया था। यानी 271 व्यक्तियों का समर्थन ही मिल पाया था। 271, यहाँ पे लिख लीजिए, व्यक्तियों का समर्थन ही मिल पाया था, समर्थन ही मिल पाया था। एक व्यक्ति के कारण इनका क्या हो गया था, सरकार गिर गया था। तो ये क्या हो गए, हमारे दो ऐसे मतलब फेमस क्या हो गए, प्रधानमंत्री हो गए जिनके खिलाफ क्या लाया गया था, आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और हमने कहा कि सबसे ज्यादा अधिक बार किसके शासनकाल में आपके अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, तो इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अब हमने अविश्वास प्रस्ताव को देख लिया, अब हम लोग कहाँ आते हैं, अपने विश्वास प्रस्ताव के ओर बढ़ते हैं। आपका विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव। तो जो आपके विश्वास प्रस्ताव होते हैं, यह क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है कि हमें हमारे कभी राष्ट्रपति को क्या होता है, कभी उनको संदेह हो जाता है कि ये जो हमारी सरकार है इसमें क्या हो रहा है, धांधली हो रहा है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी सरकार होती है वो अपना 272 क्या होता है, सीट नहीं ला पाती है, तो वह क्या करती है, गठबंधन से क्या करती है, सरकार बनाती है। तो गठबंधन से जब सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को ऐसा शक होता है कि इसमें क्या हो रहा है, धांधली हो रहा है, कोई मंत्री इनसे
हटना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है वह क्या कर रही है, उस मंत्री को पैसा देकर क्या कर रही है, अपने में शामिल की है। तो जब राष्ट्रपति को शक हो जाता है सरकार पर, तब वह क्या कहते हैं कि आपको विश्वास प्रस्ताव से बहुमत को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यह क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति द्वारा संदेह पर लाया जाता है कि लगता है कि जो हमारे मंत्री हैं वो पैसा की धांधली कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तब क्या होता है, आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखते नहीं है। फिर आपका अविश्वास प्रस्ताव के बाद आपका क्या आता है, निंदा प्रस्ताव आता है। आपका निंदा प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो ये जो आपका निंदा प्रस्ताव है, यह किसी मंत्री या समूह या किसी भी मंत्री परिषद के क्या होता है, खिलाफ लाया जाता है, जब वह क्या करता है कि अपना जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं करता है। तो यह यहाँ पे लिख लीजिए, यह मंत्री या समूह या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी क्या हो सकता है, लाया जा सकता है। मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, लाया जाता है, जब मंत्री अपना कार्य अच्छे से नहीं करता है। जब मंत्री अपना कार्य अच्छे से नहीं करता है, अच्छे से नहीं करता है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मंत्री हैं वो हट तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो हमारे मंत्री का छवि होता है, यानी जो इमेज होता है, वह क्या होता है, खराब हो जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, इससे मंत्री का इमेज खराब होता है, इससे मंत्री का इमेज खराब होता है, इमेज खराब होता है, ठीक है। यानी मंत्री हट तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनका इमेज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, आपके निंदा प्रस्ताव जब लाए जाते हैं। फिर निंदा प्रस्ताव के बाद हमारा एक और प्रस्ताव बच जाता है, वह कौन है, आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, कब लाया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह क्या होता है कि हमारे संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है, जब क्या होता है कि जो हमारे मंत्री होते हैं वह क्या करते हैं, कोई जानकारी क्या करते हैं, अधूरी देते हैं, या किसी जानकारी को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, तब क्या होता है, हमारे सदस्यों द्वारा अब विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाया जाता है। यानी उनके पास क्या है, एक विशेष अधिकार है कि वह क्या करते हैं कि जब मंत्री किसी जानकारी को छुपा लेता है या अधूरी जानकारी देता है, मान लीजिए हमने क्वेश्चन पूछा किसी नेशनल हाईवे के बारे में कि इसमें तो इतना पैसा दिलाया था आपने, इतना ही पैसा में वैसा पूरा घोटाला हो जाता है मान लीजिए, तो क्या होता है कि जब मंत्री मान लीजिए आपको लगता है कि यह क्या कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के जवाब को, यानी जो अधूरी जानकारी दे रहे हैं या जानकारी को छुपा रहे हैं, तब आप लोग क्या ला सकते हो, विशेष अधिकार प्रस्ताव ला सकते हो। तो यह सदन के किसी भी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, यह सदन के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब मंत्री क्या करता है, जानकारी अधूरी देता है। जब मंत्री अधूरी जानकारी देता है, या जानकारी को छुपा लेता है, या जानकारी को छुपा लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका विशेष अधिकार प्रस्ताव हो गया। तो लगभग हमने क्या कर लिए, अपने प्रस्तावों को हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब आपका एक प्रस्ताव बच जाता है, जो कि क्या है, आपका कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव क्या होता है, जो कि 4 तरह का होता है। कटौती प्रस्ताव यह कितने तरह का होता है, तो यह आपके 4 तरह का होता है। 4 तरह के कौन कौन है, उसके बारे में बस हम उसका नाम लिख रहे हैं, फिर आपको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आपके कटौती प्रस्ताव कौन कौन होते हैं, जो हमने कहा कि 4 तरह के होते हैं, तो उसके नामों को बस हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। एक आपका कटौती प्रस्ताव में कौन होता है, आपका साधारण कटौती होता है। साधारण
कटौती होता है। फिर आपका दूसरा क्या होता है, घटकों में कटौती, घटकों में कटौती, घटकों में कटौती। फिर हमारा क्या होता है आपका कंगारू कटौती, कंगारू कटौती क्या होता है, कंगारू कटौती। फिर हमारा क्या आता है गिलोटिन प्रस्ताव। ये सारे क्या है थोड़ा सा इसके बारे में अभी बता दे रहे हैं, बाकी लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये होता है आपका गिलोटिन, गिलोटिन प्रस्ताव। तो हम आपको बता दें कि आपके साधारण प्रस्ताव यानी साधारण कटौती प्रस्ताव कब लाए जाते हैं, जब मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक है, मान लीजिए ऐसा कोई विधेयक है जिस पर क्या हो चुका है कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, बस उस पर अब क्या करना है, बस वोट देना है। तो किसी सदस्य द्वारा मतदान के लिए क्या लाया जाता है, आपका साधारण कटौती प्रस्ताव लाया जाता है कि इस विषय पर क्या हो चुका है, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, बस इस पर अब क्या करना है, वोट देना है। तब क्या किया जाता है, आपके संसद में साधारण प्रस्ताव को यानी साधारण कटौती को रखा जाता है। अब घटकों में कटौती का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं कि ऐसे प्रधान, जब आप क्या करते हैं कि केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, तब आपका क्या आता है घटकों में कटौती प्रस्ताव आता है। फिर हमने कंगारू आपको कटौती कहा, तो कंगारू कटौती का मतलब क्या होता है कि यह वह प्रावधान होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बिंदुएं दिया होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही क्या होती है, आपकी चर्चा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और जो आपका गिलोटिन प्रस्ताव है, थोड़ा सा आप लोग बुक में एक बार देखिएगा कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। साधारण कटौती हमने क्या कहा कि ऐसा विधेयक जिस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, बस उसे बस अब मतदान के लिए लाना है, तब किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। फिर हमने कहा घटकों में कटौती क्या होता है, यह वह प्रावधान होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। फिर हमने आपको कहा कंगारू कटौती, कंगारू कटौती में क्या होता है कि केवल हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करते हैं, छोड़ छोड़ के बिंदुओं पर, यानी इसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे, बी को छोड़ देंगे, और जो आपका सी है, ये हमें लग रहा है कि यह महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इस पर ही केवल क्या होगी, आपकी चर्चा होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या लाते हैं, कंगारू कटौती प्रस्ताव आता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, प्रस्ताव हो गए, और इसको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है, इसका रिवीजन करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह आपके संसद में एक और प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, उससे भी देख लेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो जितने भी हमने संसद की कार्यवाही के बारे में पढ़ाया, वो आपको बातें जो है वह समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका एक बार रिविजन कीजिएगा, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।